वेलफेयर स्टेट है, जहां हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। इसके साथ ही भारत दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में भी शामिल है। लोगों की तरक्की और मईशत की रफ्तार को कायम रखने के लिए मुसलसल नए प्रोजेक्ट और मंसूबों पर अमल हो रहा है। अस्पताल, रेलवे लाइन, सड़क, कंपनियां, पावर प्रोजेक्ट वगैरह के तेजी के साथ फैलाव ने मुल्क को रफ्तार और लोगों को राहत दी है। लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए जब भी नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं तो हुकूमत को मंसूबों की बेहतर तकमील के लिए मुनासिब जमीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सुइटेबल जमीन तलाश करने के बाद जिन अफराद की जमीन हुकूमत को दरकार होती है, उसके लिए हुकूमत उस जमीन की मार्केट वैल्यू लगाकर उस जमीन के मालिकान को मुआवजा देती है। और इन तमाम मामलात को तय करने के लिए जिस कानून की मदद ली जाती है वो था हुसूल जमीन का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट। मुल्क में ये कानून अंग्रेजों के वक्त में साल 1894 में 1 मार्च से नाफिज हुआ। सन 2013 में लाया गया राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसे 1 जनवरी 2014 से मुल्क में नाफिज कर दिया गया। इस कानून में जमीन हासिल करते वक्त उस जगह पर आबाद लोगों पर पड़ने वाले असरात समेत ऐसे तमाम मौज़ूआत को हल करने का इंतजाम किया गया जिनकी कमी 1894 के कानून में महसूस की गई थी। आज की इस पेशकश में लैंड एक्विजिशन से मुताल्लिक अहम कानून पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात करते हैं आपके हक और हुकूक की, मुल्क के आइन की, और रोशनी डालते हैं उन अहम कवानीन पर जिनका सीधा ताल्लुक आपसे और हमसे है। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे लैंड एक्विजिशन से मुताल्लिक अहम कवानीन की। आखिर हुकूमत को जब पब्लिक पर्पस के लिए लोगों से ज़मीन हासिल करनी होती है तो किस कानून को तहत लोगों को मुआवजा देने समेत उनको दोबारा आबाद करने जैसे इक़दामात किए जाते हैं। आखिर भूमि अधिग्रहण के मामले में लोग जिनकी ज़मीन है उनकी मर्जी कितनी अहमियत रखती है और इस बात को कैसे यकीनी बनाया गया है कि उन तमाम लोगों को सही, जायज़ और वक्त पर मुआवजा मिले। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर कंवल डी पी सिंह साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं मारूफ वकील जनाब डी.के. शर्मा साहब। और आप दोनों के अलावा लॉ के स्टूडेंट हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में जब बात करते हैं लैंड एक्विजिशन की तो एक कानून आता है मैडम 1894 का। आखिर उस वक्त में इस कानून की क्या ज़रूरत थी, क्या पर्पस था और लैंड एक्वायर करने की हुकूमत को कहाँ ज़रूरत पेश आ रही थी? देखिए, जब 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया तो इस एक्ट का मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट को लाने का ये था कि सरकार को भूमि में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी। अगर हमारे देश में अधिकतर भूमि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है, एग्रीकल्चरल लैंड पे हमें डेवलपमेंट करके लोगों के निवास बनाने थे, रोड्स बिल्ड करनी थी, हाईवेज बनाने थे, तो हमें लैंड ओनर से एक्वायर करनी थी। और हमारे यहाँ ये प्रिंसिपल है कि लैंड कोई भी तब तक अपनी ओनरशिप में रख सकता है टिल द स्टेट वांट्स इट। जब सरकार को ज़रूरत होगी, जब सॉवरन को ज़रूरत होगी, तो वो आपसे आपकी लैंड लेके उसको एक बेटर मेजर पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में आया, उसमें सबसे बड़ी अमेंडमेंट 1984 में आई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को डेवलपमेंट के लिए किसी की भी लैंड को एक्वायर करने का हक है। ये एक्ट ने बहुत साल तक काम किया और फाइनली जब हमने इसमें अमेंडमेंट की, जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई, तो इस एक्ट को रिपील करके नया एक्ट बनाया गया जिसे हम लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 कहते हैं। एंड इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सरकार को ओनर से लैंड लेके पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ करने की पावर मिले। डी.के. सर, 1894 से लेकर के 2013 तक एक बहुत लंबा वक्त है, 100 साल से ऊपर का। इसमें देश आज़ाद भी होता है। किस तरह के मुद्दे सामने आते थे, वो क्या मसले थे जिनकी वजह से देश में ज़रूरत महसूस की गई? 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इसके अंदर सुधार होना चाहिए। इस तरीके से कहाँ कहाँ परेशानियाँ आई, किस तरह की परेशानियाँ थी? देखिए, भूमि अधिग्रहण जैसा कि शब्द अपने आप में भूमि, हमारे शास्त्र या हमारे साइंटिफिक
कोई भी आप चीज़ देखिए, इवन हमारा शरीर भी कहते हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है। और एक बड़ी फेमस कोट है कि नो फ्रीडम इज़ सिक्योर्ड फ्रीडम अनलेस देयर इज़ फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। हर व्यक्ति को, आज ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है, अगर इस ज़मीन और मकान को कोई ज़बरदस्ती छीनेगा तो मेरी कोई फ्रीडम नहीं है और मैं एक सभ्य समाज का नागरिक नहीं हो सकता। जब हमारा, अगर हम भूतकाल में जाते हैं 1894 या उस समय की बात करते हैं, तो सरकार के पास मान लो कोई पार्लियामेंट चाहिए, कोई ऑफिस ही चाहिए, कोई स्कूल चाहिए, कोई हॉस्पिटल चाहिए, तो सरकार के पास अपना तो कुछ नहीं था, लोगों के पास ज़मीन थी, खेती की ज़मीन, मकान की ज़मीन, दुकान की ज़मीन। अब सरकार को वो ज़मीन चाहिए थी, तो उस ज़मीन को सरकार व्यक्ति से डायरेक्ट कैसे ले, उसके लिए उनको एक कानून की आवश्यकता थी, जो कि 1894 में कानून बनाया गया। फिर उसके बाद, जैसा आपने एक बड़ा अहम सवाल किया कि इसकी डेवलपमेंट, जब हमारा संविधान आया तो संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट के रूप में माना गया। आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 जो चैप्टर 3 में संविधान में है, उसके अंतर्गत इसको फंडामेंटल राइट माना गया। अब फंडामेंटल राइट का ये है कि अगर आप उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस सरकार करती है तो व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो अगेन सरकार के पास समस्या थी कि हमें ज़मीन चाहिए स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, लेकिन जिससे ज़मीन चाहिए अगर हम ज़मीन उससे लेते हैं तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जाकर, और फिर अड़चन पैदा होती है कि उस ज़मीन को लेने में पता नहीं कितना समय लगे। तो अमेंडमेंट के बाद इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल स्टैट्यूटरी राइट की परिभाषा दी गई, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि ज़मीन आप ले सकते हैं पर उसका फेयर कंपनसेशन, आप उसको, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपको उसका देना पड़ेगा। अब मार्केट वैल्यू क्या है, इसके ऊपर फिर वेरियस अमेंडमेंट्स आए, बड़ी कोर्ट्स की डिस्कशन हुई कि भाई मार्केट वैल्यू क्या है। एक सरकार निश्चित करती है ये मार्केट वैल्यू, या एक जिसकी ज़मीन है वो फिक्स करता है मेरी ज़मीन की ये वैल्यू, या कुछ दूसरे हालात हैं जिनके बेस पर मार्केट वैल्यू बताई जाएगी। तो इस प्रकार स्टेप्स बाय स्टेप्स चलते रहे। मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसको सोलिसियम क्या दिया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, और जैसे जैसे न्यायालयों के फैसले आते रहे, अमेंडमेंट्स आते रहे, वैसे उसी प्रकार इसका सुधार करते गए डेवलपमेंट इसके होता रहा। और अंत में फिर 2013 का नया एक्ट आया कि भाई अब 119 साल में इतने अमेंडमेंट हो चुके, इतनी जजमेंट आ चुकी कि अब इस चीज को छोड़ के हम नया कानून बनाते हैं। लेकिन आपने एक शब्द कहा इसके अंदर, फेयर कंपनसेशन। जी। अगर हम लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब इसके अंदर तो कंपनसेशन आता है, लेकिन ये फेयर कंपनसेशन की जब आप बात करते हैं तो क्यों जरूरत पड़ी हमें ये लिखने की कि फेयर कंपनसेशन? देखिए, ऐसा होता है कि हम किसी की भी सरकार किसी का भी घर, जमीन लेके किसी और को बेच नहीं सकती। वो खाली पब्लिक पर्पस के लिए वो ले सकती है कि क्योंकि उसको लार्जर गुड के लिए काम करना है। आपसे लेके वो कुछ ऐसा काम करे कि वो ज़्यादा लोगों का भला हो। अब आपसे छीनी नहीं जा सकती वो लैंड, आपका मकान, उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, जो ऐसा बताया शर्मा जी ने कि वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलता है। अब मार्केट वैल्यू अगर कम है तो दैट इज़ नॉट फेयर। तो ये एक बेला बनर्जी का केस आया था, जब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना रहे थे, तो बेला बनर्जी के केस में ये बताया गया कि कॉम्पेंसेशन ही नहीं देना है, जस्ट एंड फेयर कॉम्पेंसेशन देना है। तो हमने ये दो वर्ड ऐड किए जब हम जमींदारी अबॉलिश कर रहे थे कि इट इज़ नॉट ओनली कॉम्पेंसेशन, द कॉम्पेंसेशन हैज़ टू बी जस्ट एंड फेयर। जैसे हम कहते हैं ना कि जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो सिमिलर वे कॉम्पेंसेशन ही नहीं दे देना है, कॉम्पेंसेशन जस्ट एंड फेयर देना है। ये बेला बनर्जी के केस के बाद ये बात आई। लेकिन इसके अंदर एक ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे पुराने कानून में एक बात कही गई थी कि अर्जेंसी के बिना पर, सेक्शन 17 की अगर मैं बात करूं कि आप अगर कुछ अर्जेंट है तो सरकार वो ज़मीन ले सकती है। इसका कहाँ ऐसा मिसयूज़ हुआ कि जब ज़रूरत पड़ी कि नहीं अब इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा? जी, दोनों से मैं एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए, सेक्शन 17 जो अर्जेंसी क्लॉज 1894 वाले कानून में था, वो जनरली पहले यूज होता था एक्विजिशन के लिए नहीं, रेक्विजिशन के लिए। रेक्विजिशन मीन्स टेम्पररी एक्विजिशन,
जो आपको थोड़े टाइम के लिए लैंड चाहिए। तो अर्जेंटली जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर हुआ, कहीं पे अर्थक्वेक आया, कोई हमारे देश का हिस्सा हमसे कट गया, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको नई रोड बनानी है, तो टेम्परेली आप किसी का फील्ड ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और आप उस हिस्से तक पहुंच सकते हैं। तो टेम्परेरी एक्विजिशन के लिए, डिजास्टर में किसी चीज़ के लिए, ये कानून ने सेक्शन 17 में अर्जेंसी क्लॉज डाला था कि जब सरकार को बहुत अर्जेंटली ज़रूरत हो तो वो प्रोसेस को सबवर्ट करके वो इस लैंड को एक्वायर कर सकते आपने हैं। टेम्परेरी की बात करी, क्या उस समय के बाद, उस पर्टिकुलर वक्त के बाद, क्या फिर वो जमीन उसी किसान को या उस हाँ जमीन जी, के मालिक अगर को दे दी उसमें जाएगी? कोई चेंजेस नहीं आए, मान लीजिए बॉर्डर पे कुछ वॉर चल रही है, तो हम किसी के घर को टेम्परेरी एक्वायर कर सकते हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं, कहीं और ठहरा सकते हैं और उसके बाद वो घर में अपने वापस आ सकते हैं। शर्मा जी, कहाँ इसका मिसयूज हुआ कि जब जरूरत पड़ी कि नहीं अब इसके अंदर भी सुधार की जरूरत है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रिक्विजिशन एक पर्पज के लिए, आज हमारा कोई देश के साथ युद्ध हो गया, कोई भी चीज होगी, तो हमें बॉर्डर के रास्ते गांव या लिए, जो काम बॉर्डर के इलाके हैं। गांव खाली कराना, जमीन चाहिए, उसका था। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें, जो मिसयूज की बात है, तो इसको रिक्विजिशन ना करके इसको एक्विजिशन में ही यूज किया गया। और ऐसे ऐसे केसेज आए सर्वोच्च न्यायालय के सामने जिसमें अर्जेंसी, कोर्ट ने कहा अर्जेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट इंटरेस्टेड है कि उसमें हमने ये काम करना है, कोई सेक्टर बनाना है, कोई वहाँ पर डेवलपमेंट इस प्रकार का करना है जो कि फेजेस में होगा, उसके लिए भी आप सेक्शन 17 इन्वोक कर रहे हैं। तो वो एक उन्होंने गलत बताया, क्योंकि उसका कारण ये था कि एक जो वैल्यूएबल राइट दिया गया था सेक्शन, पुराने एक्ट के सेक्शन 5A, कि जिसकी आप जमीन ले रहे हैं उसको राइट था वो ऑब्जेक्शंस दे सकता है कि जी इस जमीन की सरकार को ज़रूरत नहीं है, और मैं जो ज़मीन, मान लो सरकार यहाँ पर एक कॉलोनी बनाना चाहती है, हम तो ऑलरेडी यहाँ पर एक हमारा गांव है, तो आप इस ज़मीन को नहीं ले सकते। वो ऑब्जेक्शंस को रूल आउट करके सेक्शन 17 में अर्जेंसी में वो उस ज़मीन को ले सकते थे। तो कोर्ट्स ने, न्यायालयों ने फैसला दिया कि भाई इसका पर्पज़ जब ये बनाया तो अर्जेंसी का पर्पज़ ये नहीं था कि आप किसी भी समय इसको इन्वोक कर सकें, जहां पर ग्रेव अर्जेंसी होगी वहीं पर इसको इन्वोक किया जाए। और अर्जेंसी को आप ना सोशल फंक्शन में इन्वोक कर सकते हैं। जब आपको अर्जेंसी दिखानी है कि आपका कोई डिजास्टर है, उसको मैनेज करना है जी। आप अर्जेंसी को प्रॉफिट मोटिव में यूज नहीं कर सकते, तो आपको सारा प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उस प्रोसेस को सर्कमवेंट किया और सेक्शन 17 इन्वोक किया जी, तो दैट इज द मिसयूज ऑफ द अर्जेंसी क्लॉज। एक और शब्द है इसके अंदर, इस कानून की अगर हम बात करें, रिहेबिलिटेशन। आखिर वो कॉन्सेप्ट कि कितना ज़रूरी हो जाता है जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं उन लोगों की? सिर्फ मुआवजे से काम हो सकता है या रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी समझा गया? देखिए, 1894 में रिहेबिलिटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। 1894 में ये था कि सरकार को ज़रूरत है, वो आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है और आपको मुआवजा दे सकती है। फिर चेंज आया कि जस्ट एंड फेयर मुआवजा होना चाहिए। बट 2013 के कानून में ये आया कि आपकी लैंड अगर सरकार ले रही है, कोई विलेजर है, कोई किसान है जिसकी लैंड ले रही है, तो वो उस मुआवजे का क्या करेगा? किसान को तो मालूम ही नहीं है कि मुआवजे से, पैसे से करना क्या है, वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। तो उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना चाहिए, हमें उसको सक्षम बनाना चाहिए कि वो खेती के अलावा भी किसी चीज में काम कर सके। किस तरह का रिहेबिलिटेशन होगा? क्या उनको दोबारा कहीं बसाया जाएगा या उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी? किस तरह से हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट को? एक्ट ऑफ 2013 में ये कंसेप्ट है कि कलेक्टर को ये स्कीम फ्रेम आउट करनी पड़ेगी, नेटिव से बात करके, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करके, सब लोगों से बातचीत करके तय करना पड़ेगा कि इस डेवलपमेंट की इस जगह पे ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? रिहेबिलिटेशन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी रखा गया कि लैंड ओस्टीज को, मान लो यहाँ पर आपने एक ज़मीन एक्वायर की जहाँ पर आप एक अर्बन सेक्टर डेवलप कर रहे हैं लोगों के रिहाइश के लिए, तो वहाँ पर जो लैंड ओस्टीज हैं, मान लो उनके किसी की 1 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है, तो उसके प्रपोर्शनेटली उसको 100 गज का वहाँ पर प्लॉट दिया जाए उसी रेट पर जिस पर वो एक्वायर की गई है। तो इस प्रकार की स्कीम्स का भी इसमें प्रावधान है, और प्रायोरिटी पे उसको मिले, उसको प्रायोरिटी पे मिले, उनको लैंड होस्टीज के लिए वन अगर अलॉटमेंट है तो उनका अलग से कोटा रखा जाए। तो ये इस तरह की चीज़ है जो कि इस एक्ट के आने से पहले कुछ गवर्नमेंट्स ने पुराने एक्ट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्ट में कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं था, पर स्टेट इज़ ऑलवेज ए वेलफेयर स्टेट, तो कुछ स्टेट्स ने इस तरह की स्कीम्स बनाई थी जहां पर उनको प्रायोरिटीज दी जाती थी। यानी जिन लोगों से ज़मीन ली जा रही है
अगर वहां पर कुछ पब्लिक पर्पस के लिए या पब्लिक की फलाह के लिए काम हो रहा है तो उन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर वो जगह दी जाएगी। देखिए इसके लिए ना मेन रीजन ये था कि जो वहाँ कितने सालों से रह रहे हैं उसको उस इकोसिस्टम से दूर ना किया जाए, उसको वहीं रहने का एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ कि मैं बेच के कहीं और जाना चाहता हूँ। तो उस ऑप्शन के लिए ऐसी स्कीम आना बहुत ज़रूरी था, ऐसी रिहैबिलिटेशन होना बहुत ज़रूरी था। एक सवाल मैं ज़रूर यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि शर्मा जी आपका एक लंबा तजुर्बा है इस मामले में। ये भी देखा गया, अगर हम दूसरी तरफ से सोचने की कोशिश करें, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कई बार मुआवजा मिल गया ज़मीन का। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग ज़मीन बेच देते हैं अपनी, कुछ लोगों को उसकी वो पावर ऑफ अटॉर्नी कर देते हैं, बैनामा हो जाता है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में उनका नाम कहीं नहीं होता, तो मुआवजा उसी शख्स को जाता है जिसकी वो ज़मीन थी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखिए इसमें दो बातें हैं। जहाँ तक आपने कहा कि कई बार मुआवजा मिल जाता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रोसीजर है कि कंपनसेशन कैसा किस स्टेज पर दिया जाएगा। हम इसको देखते हैं कि जब कोई भी ज़मीन एक्वायर की जाती है तो पहले उसका एक अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड के तहत मानो ये कहा गया कि भाई इस ज़मीन का प्राइस 2 लाख रुपए है। अब किसान उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो एक्ट में प्रोविज़न है कि अवार्ड जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर सुनाता है उसको एक रेफरेंस देना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट जज ये डिसाइड करेगा कि ये जो अवार्ड का पैसा डिसाइड किया गया है ये ठीक है, फेयर एंड जस्ट है या नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट जज वो कहता है नहीं जी 2 लाख नहीं, ये तो 2.5 लाख मिलना चाहिए, तो उनको 50,000 के हिसाब से फिर दोबारा पैसा मिलेगा। अच्छा। उसके बाद किसान सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारा संविधान, हमारा कानून कहता है कि वो हाई कोर्ट में रेगुलर फर्स्ट अपील, जिसको हम बोलते हैं लीगल टर्म्स में, वो फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है और वहाँ पर कह सकता है कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख नहीं 2 लाख है और 2 लाख रुपए मुझे मिलना चाहिए। हाई कोर्ट कहता है नहीं भाई 1,75,000 रुपये मिलेगा, तो 25 के हिसाब से उसको फिर मुआवजा मिलेगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136 स्पेशली पेटिशन फाइल कर सकता है, जहां पर वो फिर कह सकता है कि मेरा मुआवजा पूरा नहीं दिया गया और मुझे कानून के हिसाब से पूरा मिलना चाहिए। और अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता है हाँ भाई इसको 2 लाख के हिसाब से मिलना चाहिए, तो वो पूरा इंटरेस्ट सोल्यूशन सब कैलकुलेट करके 2 लाख के हिसाब से उसको फिर मिलेगा। लेकिन वो पूरा लीगल सिस्टम के तहत और उसके राइट के तहत उसको मिलेगा। हम कहते हैं उसको मल्टीपल मिला, बल्कि कहना तो ये पड़ेगा, मैं ये कहूँगा कि किसान को जो 2 लाख के हिसाब से स्टार्ट में मिलना चाहिए था उसको उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा और तब जाके उसको पूरा मुआवजा अगर मिला। हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करें कि वो मल्टीपल स्टेजेस में मिलता है, मल्टीपल स्टेजेस में जाकर के और वो रकम मिलती है जो उसकी एक्चुअल या जायज बनती है। बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही। जो आपने पहले पूछा कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे था और जो ओरिजिनल ओनर था लैंड रिकॉर्ड में, मुआवजा उसी को जाता है जिसका नाम लैंड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो जो ऐसी जगह खरीदते हैं जाकर के, उनके लिए क्या जरूरी है? उन्हें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि छोटी सी स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बचाने के लिए वो अपनी ज़मीन जो उन्होंने पैसा देके खरीदी है किसी और के नाम पे ना रहने दें। उन्हें तुरंत अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम कब आए ये आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपका नाम दर्ज नहीं है रिकॉर्ड्स में तो मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर आप कभी भी न्यायालय ने, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बड़ा क्लियर किया हुआ है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेड विद रजिस्ट्रेशन एक्ट, अनलेस एंड अनटिल आपने किसी भी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी पे करके सेल डीड रजिस्ट्रेशन अपने नाम नहीं कराया है तो आप उसके लीगल ओनर नहीं है। आप तो एक अटॉर्नी होल्डर हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में है, या पोजीशन में है, तो उसके बेस पर आपको, क्योंकि ओनर को कंपनसेशन मिलता है और आप उसके लीगल ओनर नहीं है। लीगल ओनर नहीं है, यानी अगर हम उसको आम भाषा में कहें तो दाखिल खारिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर अपनाते हुए, अगरचे आप जमीन कहीं भी खरीद रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसको आपको रजिस्टर करवाना और वहां दर्ज करवाना आपका लैंड रिकॉर्ड में अपना नाम बहुत जरूरी हो जाता है। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा। So this is Isra Khan from Jamia Amdad. I actually had a question for both the panelists. The question is like we are seeing these like day by day
कि इंक्रोचमेंट्स जो होते हैं, द पीपल हु हैव इंक्रोच द लैंड्स, जो रोड पे एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट करके उन्होंने अपना बनाया हुआ है हाउस या फिर शॉप्स जो भी, तो मैम सर वो किस चीज़ के अंडर आ सकता है? लाइक जब उसको ब्रेक किया जाता है, जब गवर्नमेंट उसको तोड़ती है एंड फिर उनको लाइक बोलती है कि अब आप शिफ्ट कीजिए, तो क्या ये गवर्नमेंट की गारंटी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको दूसरी जगह लैंड देने की या फिर उनको शिफ्ट कराने की, या फिर ये उनकी अपनी गलती है? जी शर्मा जी से जानना चाहूँगा मैं इस सवाल को। देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर तो ये सवाल नहीं है, पर मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई भी अनअथोराइज्ड पोजेशन में है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि अनअथोराइज्ड पोजेशन वो किसकी ज़मीन में, क्या वो ज़मीन किसी म्यूनिसिपल कमेटी की है, भारत सरकार की है, या किसी राज्य सरकार की है। और जिसकी भी ज़मीन है उस ओनर का ये राइट है कि वो वहाँ से उस इंक्रोचमेंट को हटा सकता है। जैसे अगर वो रोड साइड में है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़मीन है, तो दे कैन रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस कि भाई ये हमारे ज़मीन पर अनअथोराइजली बैठे हुए हैं, इनको यहाँ से हटाइए। इसी प्रकार अगर वो म्यूनिसिपल कमेटी की है वो भी उसको हटा सकते हैं। अब सवाल ये उठा कि क्या उनको वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करना ज़रूरी है? इसके लिए कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोविज़न हो, लेकिन न्यायालयों ने अपने डिफरेंट फैसलों में ये कहा कि अगर एक व्यक्ति मान लो 12 साल से 25 साल से 30 साल से एक जगह बैठा है, गरीब आदमी है, अपना कोई काम वहाँ पर कर रहा है, कोई चाय की दुकान, पान की दुकान, इस तरह का रेहड़ी खोखा कुछ उसने लगाया हुआ है, तो सरकार, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, हमारे संविधान में चैप्टर 4 वेलफेयर को डील करता है, तो वो कहते हैं सरकार की ड्यूटी बन जाती है कि जब आपने उसको 10, 20, 30 साल तक अलाउड किया वहाँ पर काम करने के लिए और आज आप उसको हटा रहे हैं, तो उसका रिहेबिलिटेशन के बारे में कोई स्कीम के अंतर्गत सोचिए और उसको रिहेबिलिटेट करिए। इस तरह के प्रोविजंस होते हैं। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। Hello panelist, my name is Syed Abuzar and my question is from sir. Sir, you have said that those who are non-registered landowners, they have to register to get the acquisition, take a fair compensation. Sir, जैसे कि अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत टाइम से रह रहे हैं एक ही प्लेस पे, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो लोग क्या कर सकते हैं? उनको तो आइडिया भी नहीं कि ये लैंड उनकी है कि नहीं। देखिए, आपका बहुत ही अहम सवाल है, पर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप एक बात को अप्रिशिएट करना, देयर आर टू कंसेप्ट। किसी भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के दो होते हैं, एक पोजेसन, एक ओनरशिप। जो कब्जा पोजेसन होता है दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, कि मैं कहता हूँ मेरा कब्जा, आप कहते हैं आपका कब्जा, कोर्ट डिसाइड करता है गवाह के बेस पे, सबूतों के बेस पे कि कौन कब्जे में। एक कंसेप्ट होता है मलकियत, ओनरशिप, जो कि डॉक्यूमेंट्स में होता है, जिसके बेस पे सरकार के पास भी ईजी है, प्रॉपर भी है कि कानून की दृष्टि से ए इज़ द ओनर इन डॉक्यूमेंट्स, इसके पास सेल डीड है, तो हम इसको ये कंपनसेशन देंगे। लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो जो ज़मींदार होता है, जो मालिक होता है, वो ज़्यादातर उसको जो कल्टीवेटर होता है, एक गरीब आदमी होता है जो उसको बोता जोतता है, उसके पास होती है और वो वर्षों तक चली रहती है। 10 साल 15 साल से एक आदमी उसको बो जोत रहा है। अब वो ज़मीन एक्वायर होगी, मालिक को तो मुआवजा कंपनसेशन मिल गया, जो कल्टीवेटर है, गरीब आदमी है, जिसके पास सिर्फ एक कल्टीवेशन के कॉलम में उसकी एंट्री है कि इसका कब्जा चला रहा है 10-20 साल से, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रोविज़न बनाया गया कि उसको भी प्रपोर्शनेट कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी वो महरूम नहीं रहेगा, उसे कुछ ना कुछ उसको भी मिलेगा। अगर 100 रुपये उस ज़मीन की वैल्यू है तो उसको भी 30, 35, 40 जो हालात होंगे कोर्ट डिसाइड करके उसको वो कंपनसेशन दे सकता है। पर इस बेस पर नहीं कि उसको कोई मलकियत का राइट है, इस बेस पर कि वो लॉन्ग पोजेशन में चला आ रहा है। यानी तो इतना लंबा कब्जा इसीलिए कहा जाता है कि पोजेशन इज 9 पॉइंट इन लॉ जी, और वो ओनरशिप ही होता है। अब आप तो वो चीज़ नहीं बेच सकते ना जो आपकी नहीं है, तो जब आप सरकार को दे रहे हो तो सरकार की मर्जी है कि वो सोशल फंक्शन करते हुए
आपको भी थोड़ा सा दे दे, बट आप जिसकी मलकियाना है हक है आप उसका नहीं ले सकते। उसका नहीं ले सकते क्योंकि वो हुकूक तो उसी के पास जाएंगे। एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Hello, my name is Shwet, and I want to ask that when it comes to rehabilitation, as VM told us that the collector has to consult with the general public, but we have seen in several circumstances that collector doesn't goes to the public and never consults. So is it a failure of that provision? ये एक्ट तो 2013 में ही आया है ना कि आपको पब्लिक का कंसेंसस लेना है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। जब तक कि 70% लोग वहाँ के रहने वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक लैंड एक्वायर नहीं होगी। ये एक्ट 2013 में आया है। देखो 1894 का एक्ट तो बहुत पुराना था, वो सालों से चला आ रहा था, तो 2013 के एक्ट को हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर कंसल्टिंग नहीं करते या कंसल्टेशन नहीं करते, प्रावधान है, उन्हें ये करना पड़ेगा, लोगों की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी लैंड एक्वायर हो सकती है। और लोग भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी ये याद रखें कि आपकी मर्जी बहुत अहमियत रखती है लैंड एक्विजिशन के मामले में। अगर पब्लिक पर्पस के लिए आपके क्षेत्र में आपकी ज़मीन पर कहीं भी कुछ हो रहा है तो आपकी मर्जी बहुत अहमियत रखती है। शर्मा जी से एक आखिरी रिमार्क चाहूँगा कि सर वाकई जो लोगों की मर्जी है उसको इतनी अहमियत दी गई है, और अगर वो नहीं चाहते उस क्षेत्र के अंदर उस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट, तो क्या कानून ये कहता है कि वहाँ इस तरीके के प्रोजेक्ट को मनसूख कर दिया जाएगा? बिल्कुल कानून ये कहता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन और कानून किताबों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जैसा कि आपने भी कहा कि लोगों की अपनी जागरूकता पर बहुत कुछ आधारित है। अगर लोग जागरूक हैं, उनको इस प्रोविज़न का पता है, जानकारी है, तो वो हमेशा कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हमारी बात को अच्छी तरह से नहीं सुना गया, हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं एक्विजिशन के अगेंस्ट, हमारी कंसेंट है या नहीं है, वो राइटिंग में हमेशा दे सकते हैं। कानून में ये प्रोविज़न है, कानून के अंदर ये प्रोविज़न है। और शर्मा जी ने भी बात कही लोगों के जागरूक होने की, लोगों के बेदार होने की, उसकी सिलसिले के तहत आज ये पेशकश आप तक पहुंचाने का मकसद भी यही था कि आप लोग भी जागरूक रहें, बेदार रहें, अलर्ट रहें और अपने हक और हुकूक को जानें। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की, इस प्रोग्राम पर रोशनी डाली। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।